हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 में इकोलॉजी के कुछ टर्म सीखेंगे। जैसे कि हमने बताया था पिछली वीडियो में आपको कि देखेंगे कुछ टर्म जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने हैं, जो आते ही आते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं तो हमने बताया था हैबिटाट्स के बारे में पिछली वीडियो में कि हैबिटाट से स्टार्ट करेंगे। हैबिटाट होता क्या है, हैबिटाट होता क्या है, कैसे वर्क करते हैं। तो हैबिटाट क्या है? हैबिटाट मतलब ये होता है कि जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है उसको क्या बोलते हैं? हैबिटाट। प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लाइफ्स इज कॉल्ड हैबिटाट। ऐसा प्लेस जहाँ ऑर्गेनिज्म रहे उसको क्या बोलते हैं? हैबिटाट बोलते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है इकोलॉजिकल निश। क्या आता है? इकोलॉजिकल निश या निके भी बोलते हैं। दिया किसने था ये टर्म? ग्रिनेल साहब ने दिया था। किसने? ग्रिनेल साहब ने दिया था 1917 में। ग्रिनेल साहब ने 1917 में दिया था इकोलॉजिकल निश। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल रोल और स्टेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजिकल। ये फंक्शनल रोल को रिप्रेजेंट करता है। जान लीजिए क्या होता है। ये निश जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ कंडीशन को। कहने का मतलब से एग्जाम्पल दें या टॉलरेट करने पर। ठीक है, तो द इकोलॉजिकल निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशन दैट इज कैन टॉलरेट द रिसोर्स इट्स यूटिलाइज एंड इट्स फंक्शनल रोल इन एन इकोसिस्टम। उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे मान लो डॉग्स हैं। ठंडी में डॉग ने बच्चों को जन्म दिया। जो डॉगी होगी उसने क्या किया? बच्चों को जन्म दिया। अब हुआ क्या, मान लो 4 बच्चों को जन्म दिया। 4 बच्चों को जन्म देने के बाद हुआ क्या, उसमें से 2 बच्चे ऐसे थे। जनरली अगर बच्चों को जन्म दिया तो उन बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या होगी? उनको फूड चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए, रहने का स्थान। थर्ड वन, वो क्लाइमेट भी उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ें उनके लिए होनी चाहिए। तो बच्चा अगर जन्म लेता है, मान लो डॉगी का बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जैसे वो पृथ्वी पर आया तो जो डॉगी है वो उसको दूध पिलाती है उसके फूड के लिए। जहाँ रहती है वहाँ पे वो भी रहते हैं, उनका शेल्टर हो गया। थर्ड वन, इन्वायरमेंट। मान लीजिए उसमें से 2 बच्चों ने इन्वायरमेंट को झेल नहीं पाया, और वो डेथ हो गई। उनको फूड तो मिल रहा था, शेल्टर भी मिल रहा था, लेकिन इन्वायरमेंट को वो झेल नहीं पाए, इसलिए उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। ठीक, तो ये जो टर्म यूज किया गया है, ये निश टर्म, जो निके टर्म को यूज किया गया है, इकोलॉजिकल निके टर्म, इसी को लेकर के यूज किया गया है। और जो 2 बच्चे बच गए, इसका मतलब उनको इन्वायरमेंट ने भी सिलेक्ट कर लिया, उनको शेल्टर भी मिल गया और उनको खाना भी मिल गया। तो इकोलॉजिकल निश यही दर्शाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, उनकी रेंज ऑफ कंडीशन होंगी ताकि वो टॉलरेट कर सके, रिसोर्स को यूज करके और यूटिलाइज कर सके फंक्शनल रोल को। जो बच जाएंगे वो आगे चल के रिप्रोड्यूस करेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोजेनी बनाएंगे। ठीक है, ये इकोसिस्टम के अंतर्गत, ये तो जनरली पूछा गया था, सिर्फ नेम पूछा गया था कि निश किसने दिया। ठीक है, साथ ही साथ जो इकोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं, एक और प्रिंसिपल आता है। नोट जानिए, गाउस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
एक प्रिंसिपल आया था जिसको बोलते हैं गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहीं पे एक नोट में लिख देता हूँ। एक प्रिंसिपल था जिसको बोलते हैं, इससे पहले ब्रांचेस से पहले, तो उसको बोलेंगे गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गाउस साहब ने क्या बोला, इस प्रिंसिपल में क्या दिया, उन्होंने ये कहा कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑक्यूपाई सेम निश। मतलब समझिए, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑक्यूपाई सेम निश, ये तो जनरल वर्ड हो गया, ये होता है। लेकिन गाउस का जो प्रिंसिपल था, उन्होंने कहा कि जो दो क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज हैं वो क्या एक साथ या एक निश में नहीं रह सकती हैं। उनका प्रिंसिपल ये था नो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कुड ऑक्यूपाई द सेम निश। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं कि मान लो दो चिड़िया हैं, एक डिफरेंट स्पीसीज की चिड़िया है और एक डिफरेंट स्पीसीज की चिड़िया है, वो एक ही पेड़ पे रहती हैं। दो अलग अलग स्पीसीज की चिड़िया हैं, वो एक ही पेड़ पे रहती हैं। एक चिड़िया क्या करती है, एक चिड़िया का काम है घोंसला बनाना, ठीक है, और दूसरी चिड़िया का काम है बीज खाना। एक चिड़िया का काम है घोंसला बनाना और दूसरी चिड़िया का काम है बीज खाना। उस पेड़ पे बीज भी हैं, ठीक है, फल भी लगे हैं, ठीक है। तो अगर जो चिड़िया घोंसला बना रही है एक पेड़ पे और दूसरी बीज खा रही है, एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जितने भी बीज होंगे वो चिड़िया दूसरी वाली खा जाएगी, और जो घोंसला बना रही है उसको भी तो खाना चाहिए। तो अगर वहां से एक ही पेड़ पे अगर दो चिड़िया रह रही हैं और एक का काम है घोंसला बनाना, दूसरे का काम है बीज खाना, तो धीरे धीरे ये कंडीशन आएगी कि सारे बीज खत्म हो जाएंगे और जो है दोनों चिड़िया मर जाएंगी। गाउस साहब ने ये कहा कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कुड नॉट ऑक्यूपाई सेम निश। निश का मतलब हैबिटाट समझ लीजिए। दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो एक ही साथ नहीं रह सकती हैं, ये गाउस का प्रिंसिपल था। तो आप समझ लीजिए इन्होंने क्या कहा, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज नो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, नो साथ ही मिले, नो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, कैन ऑक्यूपाई या कुड ऑक्यूपाई द सेम निश, कुड ऑक्यूपाइज द सेम निश, ठीक है। ये इनका प्रिंसिपल था। इन्होंने कहा दो क्लोजली रिलेटेड जो स्पीसीज हैं वो सेम निश में नहीं रह सकती हैं, ठीक है। सेकेंड वन, अब आ जाते हैं इसके बाद पढ़ते हैं ब्रांचेस। ये तो गाउस का प्रिंसिपल था, आपने जाना कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑक्यूपाई द नो टू क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपाई द सेम निश, ये जान लिया। अब इसके बाद जानते हैं क्या होता है। इसके बाद देखते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स या कह सकते हो ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, ब्रांच भी जान लो, ब्रांचेस ऑफ
इकोलॉजी या इकोलॉजी जो भी बोलते हो प्रोनाउंसिएशन में, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स क्या होता है वो जान लीजिए। ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम इकोलॉजिकल नीड्स इन डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी देखेंगे ही, उससे पहले एक वर्ड छोटा सा है वो जान लीजिए। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स हैविंग सेम इकोलॉजिकल नीड्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका सेम इकोलॉजिकल नीड्स है, नीड्स का मतलब हैबिटाट समझ लीजिए, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ही आप समझेंगे, एग्जाम्पल है जैसे काऊ और कंगारू, दोनों क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं, दोनों ही हर्बीवोर्स हैं, काऊ भी हर्बीवोर्स हैं और कंगारू भी हर्बीवोर्स हैं। लेकिन काऊ कहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाई जाती है, और कंगारू कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इकोलॉजिकल जो इक्विवेलेंट है उसमें ऑर्गेनिज्म हैविंग सेम इकोलॉजिकल नीड्स, उनका इकोलॉजिकल नीड्स तो सेम है, लेकिन उसमें डिफरेंट क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा इन्वायरमेंट होगा और इंडिया का दूसरा इन्वायरमेंट, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट या इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स बोलेंगे। ब्रांचों में आ जाते हैं, ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ आर्ट इकोलॉजी क्या होता है और सीन इकोलॉजी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पहला वर्ड है आर्ट इकोलॉजी क्या होता है, और दूसरा वर्ड है सीन। दो टर्म आपको जाननी है, आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। तो आर्ट इकोलॉजी क्या है, एक सिंगल स्पीसीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट से जो रिलेशन होता है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, आर्ट इकोलॉजी। स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीसीज, स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीसीज, स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीसीज या एन ऑर्गेनिज्म और एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीसीज और एन ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। ठीक है, इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट मतलब सिंगल स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के रिलेशन में जो भी अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्ट इकोलॉजी। ये ऐसे ही क्वेश्चन आया था। सेकेंड वन सीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी क्या है भाई, अगर कम्युनिटी, यही बिल्कुल सेम सीन इकोलॉजी, और इसमें देखना सिंगल स्पीसीज का इन्वायरमेंट्स के रिलेशन में अध्ययन किया जाए तो उसको बोलेंगे आर्ट इकोलॉजी। अगर वही चीज कम्युनिटी ले लिया जाए या डिफरेंट पॉपुलेशन ले लिया जाए, इनको इन्वायरमेंट के रिलेशन में अगर अध्ययन किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, उसको सीन इकोलॉजी बोलेंगे। तो ये हो गया स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट पॉपुलेशंस स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस और कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, इसको क्या बोलेंगे, सीन इकोलॉजी। क्या बोलेंगे, सीन इकोलॉजी। ठीक है, इनको सीन इकोलॉजी बोलेंगे। साथ ही साथ कुछ टर्म और जान लीजिए, एलोपैट्रिक स्पीसीज किसे कहते हैं और सिम्पैट्रिक स्पीसीज किसे कहते हैं। एलोपैट्रिक स्पीसीज और सिम्पैट्रिक स्पीसीज किसे कहते हैं। तो जो एलोपैट्रिक स्पीसीज होती हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एलोपैट्रिक स्पीसीज और सिम्पैट्रिक। ठीक है,
इसको ऐसे लिख सकते हैं, एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पीसीज। एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या हैं और सिम्पैट्रिक स्पीसीज क्या हैं? तो एलोपैट्रिक स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनमें होता क्या है, इकोलॉजिकल स्पीसीज लोकेटेड एट डिस्टेंस एज दे आर सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स। ठीक है, वो इकोलॉजिकल स्पीसीज होती हैं जो कि काफी दूरी पर पाई जाएं और उसमें क्या देखा जाए, उसमें चेंजेस देखा जाए, उसमें चेंजेस देखा जाए, मतलब उसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखा जाए। तो ऐसी स्पीसीज को बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पीसीज। जैसे डार्विन फिंचेस बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ऐसी स्पीसीज जो गैलापागोस पर्वत पे जो गए थे, जो जहां गैलापागोस था वहां पे डार्विन साहब गए थे, तो वहां पे उन्होंने देखा था, ठीक, फिंचेस के बारे में कि जो उनके हैबिटाट के अनुसार, कि मतलब अगर ऐसी चिड़िया है जिसका फूड जो है फ्लावर के अंदर है तो उसकी चोंच लंबी होती थी, और ऐसी चिड़िया जो बीज को फोड़ करके खाती थी तो उसकी चोंच कठोर होती थी। कहने का मतलब एलोपैट्रिक स्पीसीज में क्या है कि इकोलॉजिकल स्पीसीज लोकेटेड एट डिस्टेंस, कहां लोकेटेड हो, डिस्टेंस पे, ठीक है, एज दे आर सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स, और जियोग्राफिकल बैरियर से वो सेपरेटेड हो, उसको क्या बोलेंगे, एलोपैट्रिक स्पीसीज बोलेंगे, जैसे डार्विन फिंचेस। सेकंड वन, सिम्पैट्रिक स्पीसीज क्या होती हैं? ये भी इकोलॉजिकल स्पीसीज होती हैं, साथ साथ रहती हैं और अलग नहीं होती हैं। ऐसी स्पीसीज जो साथ साथ रहे, इकोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है, और ये सेपरेट ना हो जियोग्राफिकल बैरियर के द्वारा, इसको क्या बोलेंगे, सिम्पैट्रिक स्पीसीज। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिम्पैट्रिक स्पीसीज। जैसे पॉलीप्लॉइडी ऑफ प्लांट्स, पॉलीप्लॉइडी ऑफ प्लांट्स, साथ साथ रहें, कोई वेरिएशन ना हो, सेपरेट ना हो जियोग्राफिकल बैरियर के द्वारा, तो इनको बोलेंगे सिम्पैट्रिक स्पीसीज। जैसे पॉलीप्लॉइडी ऑफ प्लांट या पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट, अकरेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट। याद रखना, जो बोलता भी वो भी समझ लेना। जैसे एग्जांपल के बाद इसमें अगर कर लूं, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है आप समझते हैं कि पॉलीप्लॉइडी हमने पहले पढ़ा रखा है जेनेटिक्स में। पॉलीप्लॉइडी जैसे गेहूं की एक वैरायटी या चावल की चलो ले लेते हैं, चावल की एक वैरायटी, चावल का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी कैसे है, मान लो एक स्पीसीज है ट्रिटिकम एजीलॉक, ये भी एक स्पीसीज है। सेकेंड वन एक स्पीसीज है मोनोकोकम, दो स्पीसीज हैं, ये साथ साथ रहती हैं और इनमें क्रॉस होता है तो एक नई स्पीसीज बनती है, उसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, इनका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो सिम इकोलॉजी में क्या कहा जाएगा, इकोलॉजिकल स्पीसीज हैविंग लिविंग टुगेदर एज दे आर नॉट सेपरेट बाय जियोग्राफिकल बैरियर, उनको क्या बोलेंगे, सिम्पैट्रिक स्पीसीज। जैसे अकरेंस ऑफ पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स। और जान लीजिए आप, लिम्नोलॉजी किसे बोलते हैं, लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी फ्रेश वाटर इकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी, ये याद रखना। फ्रेश वाटर इकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोलॉजी इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी, LIMNO, लिम्नोलॉजी। ठीक है, दो टाइप, एक इको टाइप क्या होता है और इकोफिन्स या इकैड्स किसे बोलते हैं। अगले टर्म हैं, अगला टर्म क्या है, सिनिकोलॉजी, और ये सब जान लिया आपने। आप जानिए इकैड्स क्या होते हैं या इकोफिन्स किसे बोलते हैं, पहला टर्म। सेकंड टर्म जो है इकोटाइप किसे बोलते हैं, इकोटाइप, ये क्या है, अच्छे टॉपिक हैं। ठीक है, याद रखना
जो इकोफिन्स हैं ये जेनेटिकली सिमिलर एंड इन्वायरमेंटली डिफरेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं? जेनेटिकली सिमिलर होते हैं प्लस इन्वायरमेंटली डिफरेंट होते हैं। ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, याद रखना। इकैट्स या इकोफिन्स, ठीक है, जो इकैट्स या इकोफिन्स होते हैं जेनेटिकली सिमिलर होते हैं लेकिन इन्वायरमेंटली डिफरेंट होते हैं। ऐसे इस तरह को क्या बोलेंगे? इकोफिन्स बोलेंगे या इसको इकैट्स बोलेंगे। याद रखना, एग्जाम्पल के तौर पे भी आप समझें कि वही एक प्लांट, कोई एक प्लांट ले ले, जैसे इपीलोबियम ले लेते हैं, इपीलोबियम ले लेते हैं। दोनों एक ही प्लांट को अगर हम सनलाइट में उगाएं तो दूसरी तरह का प्लांट होगा। उसी तरह के प्लांट को, वही इपीलोबियम को अगर हम सनलाइट में उगाएं तो उसकी पत्तियां पतली होंगी। अगर उसी इपीलोबियम को हम छांव में उगाएं, जहां छाया शैडो हो वहां उगाएं तो उसकी पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी और उसमें यील्डिंग भी कम होगी। तो इसको बोलते हैं इकैट्स या इकोफिन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल यहां इपीलोबियम, याद रखना, इपीलोबियम इसका एग्जाम्पल, या इपीलोबियम। सन प्लांट्स एंड शेड प्लांट्स शो वेरिएशन, इसमें क्या होती हैं? जो सन प्लांट होते हैं, ठीक है, एंड शैडो प्लांट क्या शो करते हैं? वेरिएशन शो करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं, ठीक है, जान गए आप। ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। इकोटाइप वाले क्या होते हैं? जेनेटिकली सिमिलर नहीं, जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। कैसे होते? जेनेटिकली डिफरेंट। कैसे देख लीजिए, जेनेटिकली डिफरेंट कैसी होती हैं? एग्जाम्पल पे ही आप समझिए। पहली बात तो इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज विच आर जेनेटिकली डिफरेंट, पहला पॉइंट तो यही हो गया। अगर जेनेटिकली डिफरेंट होंगे तो इसमें क्या होगा? वेरिएशन जो होंगी वो फिक्स हो जाएंगी, जेनेटिकली वेरिएशन फिक्स हो जाएंगी। एग्जाम्पल पे आप समझेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया हर्टा, इसका एग्जाम्पल है यूफोर्बिया हर्टा। क्या एग्जाम्पल है? यूफोर्बिया हर्टा। देखो ये जो प्लांट है यूफोर्बिया हर्टा, जो प्लांट है ये होता क्या है? इसमें दो इकोटाइप होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो इकोटाइप होते हैं और वो साथ साथ ग्रो करते हैं इन्वायरमेंट के कंडीशन के अनुसार, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि जो दो इकोटाइप हैं वो इंटरफर्टाइल होते हैं। मान लीजिए यूफोर्बिया हर्टा है, इसमें क्या है? दो इकोटाइप है। कौन कौन? एक प्रोस्ट्रेट और दूसरा इरेक्ट, एंड सेकेंड वन क्या है? इरेक्ट, ठीक है। एक ही पौधा है यूफोर्बिया हर्टा, मतलब जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है। उसमें क्या है? एक पौधा कैसा है? वो इरेक्ट होता है, ये, और एक कैसे चलता है? एक ऐसे चलता है। ये प्रोस्ट्रेट हो गया, ये इरेक्ट हो गया और ये प्रोस्ट्रेट हो गया, ठीक है। एक इरेक्ट पौधा और दूसरा प्रोस्ट्रेट पौधा। इफ द टू इकोटाइप आर ग्रोन टूगेदर, दोनों इकोटाइप अगर साथ ग्रो करते हैं इन सेम इन्वायरमेंट में कंडीशन में, तो दे विल रिमेन डिफरेंट। द टू इकोटाइप आर इंटरफर्टाइल। एग्जाम्पल यूफोर्बिया हर्टा, ठीक है। एक वर्ड आ गया फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी क्या होता है। इसके बाद एक वर्ड जानिए फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी क्या होता है। फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी क्या होता है? फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी क्या होता है आप जानिए।
जो फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी होती है, जिसमें जीनोटाइप और इन्वायरमेंट को मिला दिया जाता है तो उसको फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप और इन्वायरमेंट को मिला दिया तो उसको फिनोटाइप बोलते हैं। इट इज अवेलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइप इज वन टू चेंज। कहने का मतलब जीनोटाइप अगर इन्वायरमेंट चेंज होने से उसका फिनोटाइप चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, कैसे समझेंगे तो एग्जाम्पल आपका अच्छा है, अगर जुड़वा बच्चे हैं, कैसे हैं, जुड़वा बच्चे हैं और उन जुड़वा बच्चे एक ही कंट्री, मान लो वो इंडिया में पैदा हुए हैं जुड़वा बच्चे, उनमें से क्या किया जाए, एक को यहां रख दिया जाए और एक को अमेरिका भेज दिया जाए। फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी बोल रहे हैं हम। एक को यहां रख दिया जाए जुड़वा बच्चों को में और एक को कहां भेज दिया जाए, अमेरिका भेज दिया जाए। 20 साल बाद उनको देखा जाए तो जो यहां का बच्चा होगा उसमें और जो अमेरिका का बच्चा होगा है जुड़वा ही, जेनेटिकली सेम है, ठीक, लेकिन फिनोटाइप एक्सटर्नली देखने में 20 साल बाद उनको देखने में देखेंगे तो देखने में ढेर सारा चेंज हो जाएगा। इस टर्म को बोलते हैं फिनोटिपिक या फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी में क्या हो जाएगा, जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट इज इक्वल टू फिनोटाइप। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है। अब वर्ड आता है इकोक्लाइन। क्या होता है इकोक्लाइन? क्या होता है आप जानिए। यह क्वेश्चन पूछा गया, इकोक्लाइन क्वेश्चन अच्छे एग्जाम में पूछा गया है। तो इकोक्लाइन आप ऐसे समझिए, कोई भी इकोलॉजिकल ग्रेडियंट हो किसी भी स्पीसीज के लिए, एक स्पीसीज के लिए जो भी इकोलॉजिकल ग्रेडियंट है उसको बोलेंगे इकोक्लाइन, ठीक है। कोई भी स्पीसीज है उसके लिए अगर कोई भी इकोलॉजिकल ग्रेडियंट है तो उसको, या इकोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल या इकोक्लाइन बोलेंगे। इकोलॉजिकल ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीसीज या किसी भी इकोलॉजिकल फैक्टर को क्या बोलेंगे, इकोक्लाइन। अब थोड़ा आते हैं स्टैंडिंग स्टेट बता देते हैं क्या होते हैं स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप, यहाँ से भी आती हैं ब्रांचेस में, आपने जाना। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके में स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप से। स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप से आपके में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बता देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक। हाँ, तो आप देखेंगे कुछ स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी के बारे में, स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी के बारे में। हाँ, बढ़िया, स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैंडिंग स्टेट। पहला है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, जिसको स्टैंडिंग क्वालिटी भी बोलते हैं। ये अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन एट एनी टाइम ऑफ इन द इकोसिस्टम। ये क्या है, अमाउंट ऑफ, क्या है, अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल या अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी टाइम, प्रेजेंट एट एनी टाइम इन द इकोसिस्टम, इन द इकोसिस्टम, ठीक है। किसी भी समय इकोसिस्टम में जो भी इनऑर्गेनिक अमाउंट प्रेजेंट होता है, उसका जो अमाउंट होता है उसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट जानिए आप, स्टैंडिंग क्रॉप क्या है।
स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में जानिए। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप बिल्कुल सेम यहां पे जो है ये है अमाउंट ऑफ इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस था, और जो स्टैंडिंग क्रॉप में होगा इसमें लिविंग मटेरियल होगा। क्या होगा? लिविंग मटेरियल, जिसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी बोलेंगे। ठीक है। प्रेजेंट एट एनी टाइम इन द इकोसिस्टम। कहां? इन द इकोसिस्टम। इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? स्टैंडिंग क्रॉप बोलेंगे। याद रखना। बायोमास क्या होता है? स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास क्या होता है? तो स्टैंडिंग क्रॉप इन टर्म ऑफ वेट या टोटल ड्राई वेट, उसको क्या बोलेंगे? बायोमास। ठीक है, इसको बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप इन टर्म्स ऑफ वेट। स्टैंडिंग क्रॉप को ही वेट के टर्म में लिख दिया जाए, वेट, या इसको क्या बोलेंगे? और टोटल ड्राई वेट, और टोटल ड्राई वेट, इसको बोलेंगे बायोमास। ठीक है, इसको बोलेंगे बायोमास। अब देख लीजिए, इतना तो आप समझ गए। एक टर्म और समझिए, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट टाइम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रेट होता है प्रोडक्शन का ऑर्गेनिक मैटर का पर यूनिट टाइम पर, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। समझ गए? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट टाइम इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये याद रखना। अब इसमें चर्चा करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्रोडक्टिविटी के अंदर हमको ये प्रोडक्टिविटी हो गई, प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, और यहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीपीपी, जिसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीपीपी। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, उसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है मैं बताऊंगा ही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती क्या है। इसके अंदर हमको दो पढ़ना है, एक जीपीपी और एक एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, किससे स्टार्ट करते हैं? कौन से? प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। स्टैंडिंग स्टेट जान ली, स्टैंडिंग क्रॉप जान ली, अब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है उस पर आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। ठीक है, जानिए सबसे पहले प्रोडक्टिविटी तो जाना, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट टाइम इन द लिविंग वर्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पर यूनिट टाइम जो भी प्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। सेकेंड वन, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पहला कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ना है, ये किस लेवल पे काम करती है, तो आपको याद रखना है प्रोडक्टिविटी एट प्रोड्यूसर लेवल। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस प्रोड्यूसर लेवल पर काम करती है, याद रखना, ये क्वेश्चन आया था पहला पॉइंट। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है ये प्रोड्यूसर्स लेवल पे होती है, जिसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, पहला जीपीपी जिसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, इसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं।
ठीक है, ये ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। और ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में होता क्या है, ठीक, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में होता क्या है, इसमें होता है टोटल ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म बाय अ प्लांट। देखो, टोटल ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मैटर किसके द्वारा फॉर्म हो, फॉर्म बाय अ प्लांट। किसी भी प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और उसने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया या ऑर्गेनिक मैटर बनाया, जितना भी बनाया, ठीक है वो। अब याद रखना, इंक्लूडिंग दैट अमाउंट विच इज यूटिलाइज इन रिस्पायरेशन। साथ ही इसमें यह है कि उसने वो जो यूटिलाइजेशन भी किया, रिस्पायरेशन के दौरान उसने यूटिलाइजेशन भी तो किया होगा, ठीक है। इंक्लूडिंग दैट अमाउंट विच इज, इंक्लूडिंग दैट अमाउंट विच इज utilization, which is utilization या what is utilized in respiration, what is utilized in respiration, ठीक, वो भी जोड़ा जाएगा। जिस रिस्पिरेशन में जितना भी यूटिलाइज किया वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। कोई भी प्लांट कितना बनाया ऑर्गेनिक मैटर, प्लांट के द्वारा बनाया गया, ठीक, ड्यूरिंग द अमाउंट ऑफ, इंक्लूड किया गया वो भी अमाउंट जो कि रिस्पायरेशन में यूज हुआ, जो या फिर अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब देखो जीपीपी आपको समझ में आ गया कि ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट में जो भी कुछ हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसने ग्लूकोज बनाया, ऑर्गेनिक मैटर को बनाया, रिस्पिरेशन हुआ, उसके दौरान जो भी यूटिलाइजेशन हुआ या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी यूटिलाइज की गई, जो भी एक्टिविटी हुई, उन सबका जो कुछ बना या कुछ गया वो सब क्या कहलाएगा, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंड, पहला पॉइंट। दूसरा पढ़ेंगे एनपीपी, इसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या क्या पढ़ेंगे, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगी उसमें आपने ये पढ़ना है। इसमें अब देखो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में सिर्फ नेट चीजें निकालनी है। कौन कौन सी, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट इन अ ग्रीन प्लांट, वो अमाउंट ग्लूकोज का या ऑर्गेनिक मैटर का जो प्लांट से निकाल लिया गया है, ग्रीन प्लांट से, किसके बाद, रिस्पायरेशन या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद, उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसमें तो सब कुछ ऐड कर दिया गया, जितना भोजन बना या रिस्पायरेशन में या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जो भी कुछ यूटिलाइज हुआ उसको भी इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन इसमें क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट। इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट इन, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज या ऑर्गेनिक मैटर लेफ्ट इन अ ग्रीन प्लांट, कब, आफ्टर, किसके बाद, रिस्पिरेशन के बाद, आफ्टर रिस्पिरेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आफ्टर रिस्पिरेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, याद रखना, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आप जान गए कि वो अमाउंट ग्लूकोज का या ऑर्गेनिक मैटर का जो निकाल दिया गया है ग्रीन प्लांट से रिस्पिरेशन या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद, उसको बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये जान गए। जनरली इसको क्या बोल सकते हो आप, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को आप ये भी बोल सकते हो कि एनपीपी इक्वल टू टोटल प्रोडक्टिविटी, जिसको जीपीपी बोलते हैं, जीपीपी माइनस, इसको टोटल प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं, जितना टोटल प्रोडक्टिविटी हुआ, माइनस रिस्पायरेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, गुड, माइनस रिस्पायरेशन
एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि एनपीपी क्या है, इक्वल टू जीपीपी, एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये भी आप लिख सकते हो। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमने बता दिया, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को दो भागों में बांट दिया, एक नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको क्या बोलते हैं, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नहीं जिसको क्या बोलते हैं, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। सेकेंड वन हमने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताया। जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें क्या होता है, जितना भी बनता है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, या फिर ग्लूकोज बनता है, साथ ही साथ जो यूटिलाइज होता है रिस्पिरेशन में और किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, वो सब जोड़ लिया जाता है। साथ ही साथ जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को निकाल दिया जाता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देख लेते हैं, क्या है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ठीक, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर लेवल पे होती है। किस पे, कंज्यूमर। पहली जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी वो किस लेवल पे थी, प्रोड्यूसर लेवल पे थी, ठीक है, और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हुई वो किस लेवल पे हुई, कंज्यूमर लेवल पे होती है। याद रखना, किस लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे होती है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक। आपने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में जान लिया। अब कुछ आते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल या मिनरल साइकिल के बारे में, ठीक है, कुछ चर्चा करते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ चीज़ें बताते हैं। तो ये आपने प्रोडक्टिविटी के बारे में जान लिया, कौन सी किस लेवल पे काम करते हैं, क्वेश्चन यही आएगा। अब इसके बाद पढ़ते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल या मिनरल साइकिल, ठीक है, जिसमें से आपको कुछ टर्म हम बताएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको हम कुछ टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो टर्म क्या है, वो टर्म है, सबसे पहला जो टर्म है जान लीजिए, जैसे मान लो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं बायोस्फीयर में, ढेर सारे केमिकल जो है केमिकल एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं बायोस्फीयर में, वो मूव करते हैं ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट। कहाँ से कहाँ तक, ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट में मूव करते हैं। जैसे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, कहते हैं मिट्टी से जन्मे हो मिट्टी में मिल जाओगे, ठीक है, कैसे, कैसे ये बताइए आप, कैसे बताइए। इंसान जन्म लेता है, ठीक है, जन्म लेने के बाद पूरी जिंदगी व्यतीत करता है, ठीक, उसमें कुछ एलिमेंट होते हैं, ह्यूमन बॉडी में ढेर सारे एलिमेंट होते हैं, जो ऐसे एलिमेंट जो मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो जन्म लेने के बाद होता क्या है, जब उसकी डेथ होती है, और उसको जनरल अलग अलग समाज में अलग अलग है, बट अगर मैं सिर्फ हिंदू समाज की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, जलाया जाता है। तो जलाने के बाद होता क्या है, जो ह्यूमन की जो बोन होती है, ह्यूमन का जो बॉडी होती है, वो जलने के बाद किसमें, मिट्टी में ही मिल जाता है, और मिट्टी में ही एलिमेंट होते हैं, उसके एलिमेंट मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो आपको कहने का मतलब ये था कि डिफरेंट केमिकल एलिमेंट जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म से कहाँ मूव करते हैं, इन्वायरमेंट में जाते हैं, और इन्वायरमेंट से फिर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है। ये तो होता क्या है, ऐसी जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं, जैसे एग्जांपल कार्बन साइकिल्स, सेकेंड वन नाइट्रोजन साइकिल्स, थर्ड सल्फर साइकिल, ये सब आप पढ़ेंगे बायो जियोकेमिकल साइकिल्स में, या जिसको बोलते हैं मटेरियल साइकिल्स। तो इसके अंतर्गत हम आपको कुछ टॉपिक बताएंगे, कौन कौन से हैं, 3 से 4 टॉपिक। सबसे पहले एक टॉपिक है एंडेमिक क्या होता है, एंडेमिज्म क्या होता है, पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक आप जान पाएंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। थर्ड टॉपिक जो है
वो आप जाएंगे एफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। अगला टॉपिक आप जानेंगे रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक आप जानेंगे इसमें सिल्वीकल्चर क्या आता है, डेंड्रोलॉजी। सिल्वीकल्चर क्या होता है एंड डेंड्रोलॉजी क्या होता है। साथ ही साथ एक और टॉपिक जानेंगे, एक उसको बोलेंगे लेइंग क्या होता है। इतने टर्म आप जानेंगे, ठीक है। तो आप जानिए इंडेमिज्म क्या होता है। इंडेमिज्म, सबसे पहले इंडेमिज्म क्या होता है। इंडेमिज्म क्या होता है, तो इंडेमिज्म आप ये जानिए, प्लांट या एनिमल जो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं या लोकलाइज्ड होते हैं किसी भी एक एरिया में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है, कंगारू पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाया जाता है, तो कंगारू जो है वो लोकलाइज्ड एरिया में पाया जाता है और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, वो उसके लिए इंडेमिक एरिया होगी, ठीक है। तो इंडेमिज्म क्या है, इंडेमिज्म है प्लांट्स और एनिमल रिस्ट्रिक्टेड और लोकलाइज इन एन एरिया। किसी एक एरिया में प्लांट या एनिमल पाया जाए उसको क्या बोलेंगे, इंडेमिज्म बोलेंगे। जैसे हमने एग्जांपल आपको दिया कंगारू, कंगारू कहाँ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसको बोलेंगे इंडेमिज्म। जी आप जान गए पहला टर्म। सेकेंड टर्म डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी एरिया से प्लांट को रिमूव कर दिया जाए। रिमूवल ऑफ प्लांट, रिमूवल ऑफ प्लांट्स फ्रॉम एन एरिया, किसी भी एरिया से प्लांट्स को रिमूव कर दिया जाए उसको बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन में क्या कर दिया जाए, प्लांट्स को लगा दिया जाए, इसको बोलेंगे प्लांटेशन ऑफ आ वर्जिन या बैरन लैंड, ठीक है। इसको बोलेंगे प्लांटेशन ऑफ आ बैरन या वर्जिन लैंड। कोई भी वर्जिन लैंड हो जहां कुछ भी प्लांट ना हो वहां पे प्लांटेशन कर दिया जाए, प्लांट लगा दिया जाए, उसको बोलेंगे एफॉरेस्टेशन। अगला जो टर्म है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या किया जाए कि जो प्लांटेशन इन अ बैरन एरिया विच अर्लियर हैड वेजिटेशन, प्लांटेशन इन अ बैरन एरिया विच अर्लियर हैड वेजिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर में आपको ये पढ़ना है कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट इन एन एरिया, ये पूछा गया था, डेंड्रोलॉजी और सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर में आपको ये याद रखना है कि कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट इन एन एरिया, किसी भी एरिया में फॉरेस्ट का कल्टीवेशन हो जाए, ढेर सारे प्लांट उग आए, वहां जंगल बन जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सिल्वीकल्चर बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका डेंड्रोलॉजी क्या होता है। डेंड्रोलॉजी भी पूछा गया है। तो डेंड्रोलॉजी जो टॉपिक है ये है स्टडी ऑफ लार्ज ट्रीज, बड़ी बड़ी ट्रीज जो होती हैं उनका अगर अध्ययन किया जाए तो उसको बोलेंगे डेंड्रोलॉजी। लास्ट वन जो पॉइंट है वो है लेइंग क्या होता है। तो लेइंग आप जान लीजिए ग्रोइंग ग्रासेस इन एन एरिया, किसी भी एरिया में जो भी ग्रास ग्रो कर रही हैं उनको क्या बोलेंगे, लेइंग बोलते हैं। उस टॉपिक को क्या बोलते हैं, लेइंग बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लेइंग बोलते हैं। अब देखिए प्लांट में लाइफ फॉर्म कैसे होती है उसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। प्लांट में लाइफ फॉर्म कैसे होती है, जैसे हमको पढ़ना है फेनेरोफाइट्स क्या होते हैं, कीमो या केमियोफाइट्स क्या होते हैं, या हेमी क्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं, या क्रिप्टोफाइट्स या जियोफाइट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ थेरोफाइट्स क्या होते हैं, इनको भी आप समझिए। ये आपने इतने टर्म जाने, अब थोड़ा सा और टर्म जानिए, क्योंकि टर्म जानेंगे तभी आपको इकोलॉजी आएगी। पहला है फेनेरोफाइट्स, ए नंबर है फेनेरोफाइट्स। बी नंबर जो है उसको बोलेंगे कीमियोफाइट्स।
सी नंबर जो है हेमीक्रिप्टोफाइट्स, हेमीक्रिप्टोफाइट्स। एंड डी नंबर जो है उसको बोलेंगे आप क्रिप्टोफाइट्स या जियोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स या इसको जियोफाइट्स भी बोलते हैं। एंड ई नंबर जो ऑप्शन है उसको क्या, ऑप्शन नहीं मतलब इसको पढ़ना है, इसको बोलेंगे थीरोफाइट्स। इतने आपको टर्म पढ़ना है। तो एक एक से स्टार्ट करते हैं। फिनेरोफाइट्स क्या होते हैं, तो अब याद रखना लाइफ फॉर्म के बारे में बता रहे हैं। इन सबको क्लासिफाइड किसने किया था, तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था राउंकियर साहब ने इन 5 ब्रॉड लाइफ फॉर्म को क्लासिफाइड किया था। किसने क्लासिफाइड किया था, उनका नाम है राउंकियर। क्या नाम है, राउंकियर। ठीक है, 1934 में इन्होंने इसके इस 5 ब्रॉड लाइफ फॉर्म के बारे में क्लासिफाइड किए थे। ठीक, इन्होंने सबके बारे में बताया था। फेनेरोफाइट्स क्या होते हैं, कीमोफाइट्स क्या होते हैं, हेमीक्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं, क्रिप्टोफाइट्स या जियोफाइट्स किसे बोलते हैं, और थेरोफाइट्स किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले टर्म पे आते हैं। सबसे पहला टर्म है फेनेरोफाइट्स। क्या होते हैं, फेनेरोफाइट्स। ठीक है, क्या होते हैं, फेनेरोफाइट्स। तो फेनेरोफाइट्स के बारे में जानिए आप। देखिए, हाँ, फेनेरोफाइट्स जो होते हैं ये पेरिनेटिंग बर्ड्स होती हैं जो 25 सेंटीमीटर सॉइल की सरफेस से ऊपर होती है। फेनेरोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो बर्ड्स होती है वो 25 सेंटीमीटर अर्थ की सरफेस से या सॉइल की सरफेस से ऊपर होती हैं। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, फेनेरोफाइट्स। याद रखना, ठीक है। ऐसी बर्ड्स जिनकी सहायता से रिप्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं पेरिनेटिंग बर्ड्स। और ये कैसे 25 सेंटीमीटर कहां से होती है, सॉइल सरफेस से 25 सेंटीमीटर एबव होती है। ठीक है, ये आगे चल करके ट्री बनाती है और श्रब्स बनाती है, इनको बोलते हैं फेनेरोफाइट्स। 25 सेंटीमीटर सॉइल सरफेस से ऊपर जाएं, पेरिनेटिंग बर्ड्स हों। ठीक है, और ये आगे चल के ट्री बनाएं या हर्ब्स बनाएं। ठीक है, पेरिनेटिंग बर्ड्स क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, इनकी मदद से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इसको बोलते हैं फेनेरोफाइट्स। सिर्फ अब जानना है, कभी पूछा नहीं गया क्वेश्चन। दूसरा, ठीक है, दूसरा कैमियोफाइट्स क्या होता है, आते हैं इस पे बात करते हैं। इसमें जो पेरिनेटिंग बर्ड्स होती हैं ये कहाँ होती है, ये तो जान लीजिए, ये 25 सेंटीमीटर कहाँ से होती हैं, एबव होती हैं सॉइल सरफेस से। सॉइल सरफेस से इसकी जो पेरिनेटिंग बर्ड होती हैं वो 0 से 25 सेंटीमीटर एबव होती हैं सॉइल सरफेस से। सॉइल सरफेस, ठीक, ये हो गई कैमियोफाइट्स। ठीक है, और ये आगे चल के क्या बनाते हैं, ये कहां पाए जाते हैं ऐसे प्लांट वेरी कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं या हायर एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं। कैमियोफाइट्स ये कहां पाए जाते हैं, कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं, कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। कौन से, कैमियोफाइट्स। थर्ड आओ, हेमीक्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं। हेमीक्रिप्टोफाइट्स की जो पेरिनेटिंग बर्ड होती है सॉइल सरफेस पे होती है। इसकी जो पेरिनेटिंग बर्ड होती है, कौन सी, पेरिनेटिंग बर्ड जो होती है, नेटिंग जो बर्ड होती है वो कहां पे होती है, सॉइल सरफेस पे होती है। 3 वर्ड जाने, इसकी जो पेरिनेटिंग है रिप्रोडक्टिव बर्ड जहां से रिप्रोडक्शन होता है वो कहां होती है, 25 सेंटीमीटर अबव द सॉइल सरफेस होती है। सेकंड वन कैमियोफाइट्स में देखा कि 0 से 25 सेंटीमीटर सॉइल सरफेस से होगी और ये कोल्ड रीजन में पाए जाएंगे। थर्ड आपने हेमीक्रिप्टोफाइट्स में देखा कि पेरिनेटिंग बर्ड जो है वो सॉइल सरफेस पे पाई जाती है। कहां पे, सॉइल सरफेस पे पाई जाती है। और ये भी कहां पाए जाएंगे, ये भी कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट में पाए जाएंगे। ये कहां पाए जाएंगे, कोल्ड टेम्परेट
क्लाइमेट में पाए जाएंगे। एंड क्रिप्टोफाइट्स या जियोफाइट्स किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया था। जो पेरिनेटिंग बर्ड है, कौन सी पेरिनेटिंग जो बर्ड है वो कहां पाई जाती है, वो पाई जाती इन द सॉइल। कहां, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर वो बर्ड पाई जाती है और वहीं से क्या करती है, ग्रो करती है। कहां पाई जाती है, इनसाइड द सॉइल। जो बर्ड्स होती हैं इनसाइड द सॉइल। अच्छा एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल बहुत अच्छे हैं, जैसे बल्ब, राइजोम, कॉर्म्स। क्या, बल्ब, राइजोम, कार्म्स, ठीक है, कोलोकेशिया कार्प, राइजोम, अदरक, जिंजर, ये सब नीचे ही तो पाई जाती है, इसकी पेरिनेटिंग वहीं से तो निकलती है। ठीक है, अब थेरोफाइट्स क्या होता है, थेरोफाइट्स में आप जानिए, जो क्रिप्टो, अभी हम लोग क्रिप्टो या जियोफाइट्स, हाँ ये जान लीजिए, ये कहां पाए जाते हैं, तो ये ड्राई एंड मोस्टली फाउंड इन एराइड जोन्स। एराइड जोन ऐसे होते हैं जो ड्राई होते हैं और अनप्रोडक्टिव होते हैं। ये कहां पाए जाते हैं, ये एराइड जोन में पाए जाते हैं। एराइड जोन, एराइड जोन का मतलब क्या हुआ एराइड जोन का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव। कैसे होते हैं, ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव। ठीक है, ड्राई एंड अनप्रोडक्टिव। अब लास्ट वन आ गया थेरोफाइट्स। थेरोफाइट्स क्या होते हैं, तो जो थेरोफाइट्स होते हैं ये एनुअल या सीजनल प्लांट्स होते हैं और इसमें क्या होता है, लैक पेरिनेटिंग बर्ड्स। इसमें पेरिनेटिंग बर्ड पाई ही नहीं जाती है। ये कैसे होंगे, एनुअल और ये एनुअल और सीजनल होते हैं। एनुअल यहां होते हैं या फिर सीजनल प्लांट्स होते हैं, उसमें पेरिनेटिंग बर्ड पाई ही नहीं जाती। प्लांट लैक क्या, पेरिनेटिंग बर्ड, इसमें पेरिनेटिंग बर्ड पाई ही नहीं जाती है। ठीक है, ये जनरली पाए कहां जाते हैं, ये डिजर्ट में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, डिजर्ट में। ठीक है, डिजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं। ठीक है, आपने जाना फिनेरोफाइट्स, कैमियोफाइट्स, हेमिक्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स या जियोफाइट्स, ये पूछा गया था थेरोफाइट्स। इसके बाद आइए देखते हैं कुछ बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के बारे में। बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते हैं। क्या है बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसके अंतर्गत होता क्या है बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम, द रेशियो ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन टर्म ऑफ नंबर या परसेंटेज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। देखते हैं, द रेशियो ऑफ द लाइफ फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जो रेशियो होता है लाइफ फॉर्म की, किसी भी स्पीसीज की हो, उसको नंबर या परसेंटेज के टर्म में अगर रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। साथ ही साथ एक हाइपोथेसिस आई थी, उस हाइपोथेसिस का नाम है गाया हाइपोथेसिस। ठीक, उस हाइपोथेसिस का क्या नाम है, गाया हाइपोथेसिस, GAIA हाइपोथेसिस। ये इस हाइपोथेसिस में क्या कहा गया था, जिसको गाया थ्योरी भी बोलते हैं या गाया प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इस हाइपोथेसिस में क्या कहा गया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं और
उनके इनऑर्गेनिक, जो उनके आसपास की इनऑर्गेनिक सराउंडिंग्स हैं, ठीक है, वो अर्थ पर क्लोजली इंटीग्रेटेड होती हैं और बनाती क्या हैं, सेल्फ सिंगल रेगुलेटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाती हैं। और ये जो कंडीशन होती है ये लाइफ को फॉर्म करने में, प्लानेट पे क्या है, मेंटेन करने में मेन रोल अदा करती है। फिर से बताता हूं, गाया हाइपोथेसिस या गाया थ्योरी या गाया प्रिंसिपल जो आई थी, इसमें क्या कहा गया था कि ऑल दैट, इनमें क्या बताया गया इस प्रिंसिपल में कि ऑल ऑर्गेनिज्म एंड दियर इनऑर्गेनिक सराउंडिंग्स ऑन अर्थ are closely integrated to form a single and self-regulating complex system, maintaining the condition for life on the planet। मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या उनके आसपास का जो इनऑर्गेनिक सराउंडिंग है वो अर्थ पर क्या करता है, क्लोजली इंटीग्रेटेड होता है और वो बनाता है सिंगल या सेल्फ रेगुलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और लाइफ को मेंटेन करने के लिए प्लानेट पे, ठीक है, यही एक कंडीशन होती है। ये किसकी हाइपोथेसिस है, गाया हाइपोथेसिस। कौन सा हाइपोथेसिस है, गाया हाइपोथेसिस में आपने ये जाना, ठीक है, गाया हाइपोथेसिस में आपने ये जाना। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट में बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर। साथ ही साथ आपने आज काफ़ी टर्म जाने, इन्हीं टर्म से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बने रहिए TCS एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।